राघव अक्सर पूर्णा की खामोशी पढ़ लिया करते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे पूर्णा पहचान नहीं पा रही थी। कॉफी के 2 कप और बालकनी का वो कोना सब कुछ रोज जैसा था, फिर भी कुछ बहुत अलग था। राघव ने जैसे ही अपनी बात शुरू की, पूर्णा का दिल धड़क गया। क्या यह सिर्फ एक सलाह थी या एक घर के बंटवारे की पहली अनकही आहट? चलो जानेंगे पूर्णा के जीवन में क्या बदलाव आने वाली है। पूर्णा के बेटे सुशांत की शादी हुए हफ्ता भर बीत चुका था। यहाँ 3 रातें बिताने के बाद वे रीति रिवाजों के अनुसार अपने ससुराल गए। नव विवाहित जोड़ा वहां से सीधे हनीमून पर जाकर लौटने की योजना बना रहा था। पूर्णा को महसूस हुआ कि बेटी की शादी की तुलना में बेटे की शादी करना कहीं अधिक कठिन कार्य है। मेहमानों की विदाई के बाद सामान समेटना और सब कुछ व्यवस्थित करना वाकई थका देने वाला था। शादी और उसके बाद सत्यनारायण व्रत और रिसेप्शन, इन सब आयोजनों ने उसे पूरी तरह थका दिया था। इन्हीं विचारों के साथ पूर्णा बिस्तर से उठी। राघव अभी सो रहे थे। अगले 2 दिनों तक वे घर पर ही रहेंगे, जिसके बाद उनका ऑफिस फिर से शुरू हो जाएगा। पूर्णा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था, बस आलस में लेटे रहने की इच्छा हो रही थी। सौभाग्य से काम वाली बाई आ गई, वरना आज तो वह भी छुट्टी पर रहने वाली थी। पूर्णा मन ही मन सोचने लगी कि राघव को उसकी मन की बातें भला कैसे पता चल जाती हैं। उसने अपने पति की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। राघव कॉफी के कप थामे बालकनी की ओर चले गए। पूर्णा भी अपनी चोटी बांधते हुए बालकनी में आ गई। सुबह का नजारा बेहद खूबसूरत था। हल्की धूप बालकनी के पौधों पर पड़ रही थी, जिससे पत्तियां चमक उठी थीं। सुबह ताजी कॉफी पीते हुए राघव के बगल में खड़े होना उसे बहुत सुकून देता था। हर दिन राघव को ऑफिस जाने की जल्दी रहती है, इसलिए ऐसे साथ बैठने का मौका कम ही मिलता है। इसीलिए राघव साल में 2 बार कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा या ट्रिप का प्लान जरूर बनाते हैं। उन यात्राओं से दोनों को नई ऊर्जा मिलती है। शांत वातावरण में राघव का हाथ थामकर चलते हुए पूर्णा ने एक सवाल सुना और उनकी तरफ देखा। राघव ने कहा, अब सुशांत की शादी हो गई है। अब तक हमने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी, लेकिन अब हमें बच्चों के साथ मिलकर तालमेल बिठाना होगा। तुम्हें हमारी शादी याद है? तब भी हम ऐसे ही साथ बैठे थे। तब मेरी सैलरी कितनी थी, कितना खर्च करना था, माता पिता की देखभाल कैसे करनी थी, सब जिम्मेदारियां ही तो थीं। रिश्तों के उतार चढ़ाव, ननद बहनों की नोक झोंक, इन सब रास्तों से गुजरते हुए और बच्चों को पढ़ाते लिखाते हम एक दूसरे का सहारा बनकर यहां तक पहुंचे हैं। राघव थोड़ा रुके। पूर्णा सोच रही थी कि यह सब किस बात की भूमिका है। राघव ने बात जारी रखी, अप्पू, जब तुम नई बहू बनकर आई थीं, तो तुमने पिताजी के साथ कितना सामंजस्य बिठाया था। अब यह हमारा दूसरा सफर है। अब हमें बच्चों को बिना ठेस पहुंचाए एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह व्यवहार करना होगा। जैसे तुम उस दिन नई बहू बनकर आई थी, वैसे ही आज बहू प्रिया हमारे घर आई है। हमें उस बच्ची का ख्याल रखना होगा। पूर्णा को लगा जैसे राघव उसे कमतर समझ रहे हैं। राघव ने आगे कहा, हालांकि तुम हमेशा गरिमा के साथ व्यवहार करती हो, फिर भी अगर हम खुद को थोड़ा तैयार कर लें तो अच्छा होगा, है ना? पूर्णा मौन रही। उसे राघव के साथ बिताए शुरुआती दिन याद आ रहे थे। उस समय उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। उसकी सास अक्सर नाराज रहती थीं और ताने मारती थीं। वह हमेशा डरते काम करती थी। फिर भी सास कोई न कोई कमी निकाल ही लेती थीं। पैसों की भी तंगी रहती थी। 2 छोटे बच्चों को स्कूल भेजकर उसने स्वरोजगार शुरू किया। वह बच्चों के कपड़े सीती थी और कपड़ों की दुकान चलाती थी। मेहनत करके वह इस स्थिति तक पहुंची थी। जब बच्चे कॉलेज पहुंचे, तब जाकर उन्होंने यह स्वतंत्र घर बनाया। उसने कभी राघव से कोई शिकायत नहीं की। इसी तरह साल बीत गए। 2 साल पहले बेटी नीलिमा की शादी हुई और वह लंदन चली गई। अब भी उसे छुट्टी नहीं मिली,
इसलिए सत्यनारायण व्रत खत्म होते ही वह वापस चली गई। राघव ने करीब आकर कहा, नहीं, हमें सावधानी बरतनी होगी। पूर्णा ने संक्षेप में उत्तर दिया। उसके मन में असंतोष था। वह चाहती थी कि राघव उसे ये सब न समझाते। कल रात नीलिमा ने भी फोन किया था और कहा था, माँ, तुम भाभी के मामले में ज्यादा दखल मत देना। वह जैसी रहना चाहती है उसे वैसे ही रहने दो। सुबह जल्दी तैयार हो जाया करो, सुस्त मत रहा करो। यह नाइटी क्या है? कोई अच्छी ड्रेस पहना करो और जल्दी नहा लिया करो। बेटी की ऐसी नसीहतों पर पूर्णा भड़क गई थी। उसने कहा था, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि सबको उपदेश देना पड़ रहा है? रख दो फोन। अब और बात की तो खैर नहीं। पूर्णा का दुख उमड़ आया और वह फूट फूट कर रोने लगी। राघव उसे असहाय होकर देख रहे थे। राघव ने उसके पास बैठकर कोमल स्वर में कहा, देखो पूर्णा, कोई तुम्हें बुरा नहीं कह रहा है। बस आज की परिस्थितियों के हिसाब से हमें खुद को थोड़ा बदलना होगा। सालों से हम अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन जो लड़की हमारे घर आई है वह हमारे तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है। राघव ने उसे समझाया कि जैसे वह नीलिमा को हर बात में सलाह देती है, वैसे ही बहू को भी अपनी दोस्त की बेटी की तरह समझकर उसका ख्याल रखे। धीरे धीरे पूर्णा को बात समझ आने लगी। बच्चों के मामलों में हमें बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए और बहू की आजादी का सम्मान करना चाहिए। राघव की आंखों में प्यार देखकर वह शांत हुई और विनती करते हुए बोली, ठीक है, क्या आप कुछ दिन ऑफिस से जल्दी घर आ सकते हैं? मुझे अच्छा लगेगा। राघव ने कहा, देखूंगा, लेकिन तुम खुद सब संभाल सकती हो। तुमने अकेले क्या कुछ मैनेज नहीं किया? यह तुम्हारे लिए बहुत आसान है। नीलिमा और राघव की बातों से पूर्णा को थोड़ी हिम्मत मिली। हालांकि उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। 4 दिन बाद प्रिया और सुशांत वापस आ गए। बच्चों के साथ समय बिताकर पूर्णा का मन थोड़ा शांत हुआ। अगली सुबह पूर्णा 5 बजे ही उठ गई। उसने खाना और नाश्ता तैयार किया। प्रिया अपने करियर के लिए सर्टिफिकेट्स और नौकरी के प्रयासों में व्यस्त थी। पूर्णा ने अपनी बहू को देखकर प्यार से मुस्कान दी। प्रिया ने पूछा, माँ, क्या मैं कुछ मदद करूं? पूर्णा ने कहा, अगर तुम्हारे पास समय हो तो करना। अब पूर्णा ने अपना ध्यान अपने पुराने काम की ओर लगाया। वह सरला दीदी के साथ मिलकर जरूरतमंद बच्चों के लिए कपड़े सिलने लगी। सरला पिछले 2 सालों से दीपगृह नामक एक स्वयंसेवी संस्था चला रही है। वहां मजदूर महिलाओं के बच्चों की देखभाल की जाती है। सरला स्कूलों से पुराने और अनुपयोगी यूनिफॉर्म इकट्ठा करती है और पूर्णा उन्हें नए कपड़ों में बदलकर गरीब बच्चों को बांटती है। इस काम के लिए पूर्णा ने 2 लड़कियों को भी काम पर रखा है। अब वह शनिवार और रविवार को भी व्यस्त रहने लगी और केवल काम खत्म करके ही घर लौटती थी। प्रिया अपनी पढ़ाई और दुनिया में व्यस्त थी। बच्चे कहाँ जा रहे हैं या क्या खा रहे हैं, अब पूर्णा इन बातों की चिंता नहीं करती थी। वह अपने काम में पूरी तरह मग्न हो गई थी। राघव ने अपनी पत्नी में आए इस बदलाव को गौर किया। पूर्णा अब पहले की तरह उसके पीछे पीछे नहीं घूमती थी। वह तो जैसे भूल ही गई थी कि घर में और भी लोग हैं। एक रात राघव ने पूर्ण को टोकते हुए कहा, पूर्णा, उन गंदी बस्तियों में जाकर विल्ली लोक कला के पाठ पढ़ाने की क्या जरूरत है? जहां सुअर और कुत्ते घूमते रहते हैं, उस बदहाल स्कूल में बैठकर तुम अपनी सेहत क्यों बिगाड़ रही हो? रात के 10 बज रहे थे। राघव ने चिंता जताते हुए आगे कहा, पूर्णा, अपनी सेहत का ख्याल रखो। वहां इतने मच्छर हैं कि अगर डेंगू हो गया तो झेल नहीं पाओगी। पूर्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 4 महीने बीत चुके थे और राघव अकेलेपन का शिकार हो रहा था। उस शुक्रवार की रात प्रिया और सुशांत मजे से टूर पर चले गए। शनिवार की सुबह राघव ने जल्दी उठकर दूध उबाला, डिकॉक्शन तैयार किया और स्नान करने के बाद दीप जलाकर पूजा करने लगा। घंटियों की आवाज सुनकर पूर्णा की आंखें खुलीं। उसने सोचा, क्या राघव को कहीं बाहर जाना है जो इतनी जल्दी उठकर पूजा कर रहा है? वह पास आई और बोली,
थोड़ी देर और सो नहीं सकते थे। अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है। राघव, क्या कहीं जाना है? नहीं पूर्णा, बस नींद खुल गई। वैसे भी जब जग ही गया था तो सोचा पूजा कर लूं। क्या तुम भी आओगी? नीचे गार्डन में टहलते हैं, थोड़ा ताजा महसूस होगा। थोड़ी देर में पूर्णा तैयार होकर आ गई। दोनों गार्डन में पेड़ों के नीचे टहलने लगे। राघव ने धीरे से कहा, मुझसे बात न करने के लिए तुम इतनी भी क्या बिजी हो गई हो पूर्णा? पहले जब मैं ऑफिस से आता था तो तुम अपना सारा काम निपटाकर मेरा इंतजार करती थी, लेकिन इन 4 महीनों से तुमने मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। क्या तुम मुझ पर नाराज हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम बच्चों के घर बसाने के बाद इस तरह हताश हो जाओगी। पूर्णा ने उसकी तरफ देखा। राघव की आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पास की बेंच पर बैठ गई। राघव भी उसके बगल में बैठ गया। पूर्णा ने अपना मन खोलते हुए कहा, मैं आपके घर में बहू बनकर आई, बच्चों की मां बनी। ससुर जी से डरते हुए, पैसों की तंगी की चिंता करते हुए, बच्चों की परवरिश में अपनी जान लगा दी ताकि उन्हें कोई बुरी आदत न लगे और वे पढ़ाई में अव्वल रहें। हर मोड़ पर मैंने तनाव झेला, पर मुझे ही इतना तनाव क्यों लेना पड़ा? मेरा अपना अस्तित्व क्या है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्या हर बार समझौता और सामंजस्य मुझे ही करना है? इतना सब करने के बाद भी मेरी पहचान क्या है? अगर कल को बेटे और बहू के बीच तलाक की नौबत आती है तो उसका दोष भी मुझ पर ही मढ़ दिया जाएगा। उसने आगे कहा, जब से मैं आप सब से थोड़ा दूर रहने लगी हूं, तब से मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि ऐसी रहो या वैसी रहो। लेकिन आजकल की लड़कियों को यह सब नहीं झेलना पड़ता। कोई उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बताता, उन्हें बस उनके हक सिखाए जा रहे हैं। आज भी हमारी पीढ़ी ही जिम्मेदारियों, डर और शंकाओं के बोझ तले दबी है। अगर मैं इन सब से बचने के लिए अपने पसंद के रास्ते पर चल रही हूं, तो क्या वह गलत है? पूर्णा की आवाज में एक दृढ़ता थी। हवा थम गई थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। राघव निरुत्तर था। पूर्णा का यह सवाल क्या सिर्फ राघव के कानों तक पहुंचा था या प्रकृति के 5 तत्वों ने इसे सुना था? हवा ने सहानुभूति में उसे छुआ, पर राघव के पास कोई जवाब नहीं था। पुरानी पूर्णा को वापस कैसे लाया जाए, वह यही सोचता रहा। राघव को पहली बार समझ आया कि घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि पूर्णा की उन छोटी छोटी टोक टाक और जल्दी आना वाली हिदायतों से गूंजता था। जब वह शांत हुई तो घर का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह दखलंदाजी समझ रहे थे, वह दरअसल पूर्णा का निस्वार्थ समर्पण था। 1 और महीना बीत गया। उस दिन शनिवार था। शाम के 4 बजे थे। बच्चों की कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वे खुशी खुशी बाहर जा रहे थे। जब राघव कार की ओर बढ़ रहा था तो पूर्णा ने उसे डांटते हुए कहा, यह क्या फूलों वाली शर्ट पहनी है? बाहर जाते समय थोड़े शालीन कपड़े पहनने चाहिए ना? राघव मुस्कुराया और बोला, अब तुम ही बताओ कि मुझे कब कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा? राघव को यूं हंसते देख पूर्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर वह अपने बेटे की तरफ मुड़ी और बोली, और तू यह चिंपांजी जैसे बाल और दाढ़ी बढ़ाकर इसी शर्ट में चल दिया, लोग क्या कहेंगे? बेटा हैरान रह गया। मम्मी, क्या आप वाकई हमें टोक रही हैं? उसने प्यार से पूर्णा के कंधे पर हाथ रखा। पूर्णा की आंखों में आंसू भर आए। प्रिया ने बड़े प्यार से कहा, चलिए मम्मी, आज मैं खाना बनाऊंगी। मैंने अपनी माँ से घर चलाना सीखा होगा, पर आपसे मैं घर बनाना सीखना चाहती हूँ। आपके बिना यह रसोई महकती तो है, पर इसमें वो स्वाद नहीं आता जो आपके हाथों के प्यार में है। आप बस बताइएगा कि कैसे बनाना है, मैं सीख लूंगी। पूर्णा ने अपने आंसू पोंछे और कार में बैठ गई। पीछे की सीट पर वह राघव के कंधे पर सिर टिकाए हुए थी। उस पल पूरे परिवार में प्रेम और आत्मीयता की लहर दौड़ रही थी।
पूर्णा ने राघव के कंधे पर सिर टिकाया तो उसे लगा जैसे बरसों की थकान एक पल में उतर गई हो। उसे समझ आया कि पहचान केवल काम से नहीं, बल्कि अपनों की उन आंखों से भी बनती है जिनमें उसके लिए आज भी वही पुराना मान और अधिकार जिंदा था। वह समझ गई थी कि परिंदों के उड़ जाने के बाद भी घोंसला बनाने वाली तिनकों की अहमियत कभी कम नहीं होती। शाम के 4:25 बज रहे थे। खिड़की से आती ठंडी हवा पूर्णा के चेहरे को सहला रही थी। उसने महसूस किया कि रिश्तों की डोर को कभी कभी ढीला छोड़ना पड़ता है ताकि वे टूटे नहीं, लेकिन उस डोर का एक सिरा हमेशा अपनों के दिल से बंधा रहता है। राघव ने धीरे से उसका हाथ दबाया, जैसे कह रहा हो, तुम सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, मेरी पूरी दुनिया हो। कार की रफ्तार के साथ साथ पूर्णा के मन का भारीपन भी पीछे छूटता जा रहा था। उसे अब किसी पहचान की तलाश नहीं थी। वह जानती थी कि वह उस नींव का पत्थर है जिसके बिना यह खूबसूरत इमारत ढह जाएगी। परिवार के सदस्यों को अब समझ आ गया था कि घर की लक्ष्मी ही घर का असली चिराग होती है। अगर वह बुझ जाए तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।